हाय गाइज, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं उनकी चौड़ाई के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? देखो, इससे जस्ट पीछे के लेक्चर में हमने जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनाया था यंग द्विस्लिट प्रयोग में, जिसमें एक द्वित्व और एक अद्वित्व फ्रिंज बनती है, उस पैटर्न में दो लगातार द्वित्व फ्रिंजों के मध्य दूरी, बोलो, चाहे दो लगातार अद्वित्व फ्रिंजों के मध्य दूरी होती है, उसे अपन बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। एक्स एन प्लस वन का मतलब है एन प्लस वन वी फ्रिंज की केंद्र से दूरी, और एक्स एन का मतलब है एन वी फ्रिंज की केंद्र से दूरी, ठीक है। तो अब अपन इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। तो व्यंजक स्थापित करने के लिए हम एक रे डायग्राम बनाते हैं जो यंग द्विस्लिट प्रयोग में था। एक स्लिट S1, दूसरी S2, ठीक है। इनके मध्य दूरी D, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? D है, ठीक है। ये जो दूरी है D, ये दोनों स्लिटों के मध्य की है। ये पर्दा M है जिसमें दो स्लिट थी, इसके आगे पर्दा N लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये है। देखो, दोनों स्लिटों का सेंटर पॉइंट ये है। इसको अपन O दे देंगे नाम, तो इसको O डैश दे देंगे। एक तरफ O तो दूसरी तरफ O डैश, ठीक है। इसको O दे देते हैं, चलो इसको O डैश दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ O डैश से कुछ दूरी पर, अक्ष दूरी पर, कितनी दूरी पर? अक्ष दूरी पर मैंने यहाँ बिंदु P ले लिया, जिस पर स्लिट S से भी तरंग पहुंचती है, तो स्लिट S2 से भी तरंग पहुंचती है, ठीक है। दोनों से तरंगे यहाँ पहुंचती है। अब स्लिट S1 से चल रही है वो तरंग कम दूरी तय कर रही है, और S2 से चल रही है वो तरंग ज्यादा दूरी तय कर रही है, ठीक है। जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक का पथ ज्यादा है, एक का पथ कम है। तो अपन इस ऊपर जो छोटा पथ है उससे हम बड़े पथ पर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। मान लो हमने ये लंब यहां डाल दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने A, ठीक है। अब यहां जितना एंगल आपका बनेगा, जिसे हम थीटा नाम देंगे, वही एंगल इस केंद्र पर इस बिंदु P के लिए बनेगा, जो मैं ऐसे डॉटेड करके बना रहा हूं यहां पर। यही एंगल यहां बनेगा, थीटा। यहाँ जो लंब डाला है हमने, इस लंब में और जो स्लिटों के मध्य जो दूरी है उसमें जो एंगल बनता है, ऐसे वही एंगल इसमें बनेगा, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हमने S1 से इस पर जो S2P पथ था, इस पर लंब डाला S1 से A, और यहाँ जितना एंगल बना इसके और इसके बीच में, वही एंगल इस सेंटर पर इस बिंदु P के कारण बनेगा। P से जो डॉटेड लाइन है वो उतना ही एंगल बनाएगी, ठीक है। दोनों पर्दों के बीच की दूरी मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, वो है कैपिटल D, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, रे डायग्राम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अलग बना सकें। बाकी कंप्लीट का एक साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आपका रे डायग्राम। अब इसका जब डेरिवेशन अपन स्टार्ट करेंगे, तो डेरिवेशन में फर्स्टली अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे इसमें। एक तो त्रिभुज लेंगे POO डैश, ठीक है। इसमें ये थीटा है, थीटा के सामने एक भुजा लंब दे रखी है और आधार दे रखा है, तो टेन थीटा निकाल लेंगे, लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो अपन लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज POO डैश में POO
ओ डेज में tan थीटा निकालेंगे और tan थीटा लगभग बराबर क्या होता है, थीटा। थीटा से लिख सकते हैं tan थीटा को, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अलग से कर देंगे। चलो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार, क्योंकि tan थीटा को अपन क्या लिखते हैं, लगभग बराबर है थीटा, तो tan थीटा की जगह थीटा लिख देंगे इज इक्वल्स टू लंब, लंब अपना है x, ये जो दूरी है ये है x, अपॉन आधार, आधार है अपना कैपिटल D। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, x अपॉन कैपिटल D। ठीक है, ये अच्छे से लिख देता हूं, कैपिटल D। इसके बाद दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे S1 S2A, ये जो समकोण त्रिभुज है ये लेंगे, त्रिभुज S1 S2A में इसमें अपन लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, क्योंकि ये जो थीटा के सामने की भुजा देखो S2 से A तक, ये होती है डेल्टा, यानी पथ का अंतर। हमने छोटे वाले पथ से बड़े वाले पथ पर लंब डाला था, तो ये इतना जो एक्स्ट्रा पथ है इसको अपन बोलते हैं पथांतर, डेल्टा त्रिभुज का सचिन होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें देखो लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, थीटा के सामने भुजा लंब जो डेल्टा है, और जो S2 से A तक की दूरी है जिसे डेल्टा शो किया है मैंने। ठीक है, और S1 से S2 तक की दूरी है सबसे बड़ी भुजा है इस त्रिभुज की, तो वो है कर्ण। ठीक है, तो लंब और कर्ण दे रखे हैं, इसलिए हम साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब अपॉन कर्ण। अपन साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, लगभग बराबर थीटा, तो अपन थीटा इज इक्वल्स टू लंब, लंब तो होगा इसमें डेल्टा अपॉन कर्ण होगा स्मॉल d। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, x अपॉन, देखो LHS इक्वल है तो RHS इक्वल करेंगे, x अपॉन कैपिटल D इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, इससे x की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा अपॉन स्मॉल d इंटू कैपिटल D। ये आ जाएगी आपकी थर्ड समीकरण। इन दोनों समीकरणों का रिजल्ट ये मिल गया आपको। अब इस समीकरण में आपको डेल्टा की वैल्यू रखनी है, यहाँ डेल्टा है पथांतर, लिख देता हूं मैं, यहाँ डेल्टा क्या है, पथांतर। कैपिटल D पर्दों के बीच की दूरी है, स्मॉल d दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है। ठीक है, हम कैपिटल D यहाँ जो डेल्टा है, डेल्टा का मान रखेंगे, द्वित फ्रिंज के लिए लेंगे तो n लेमडा आ जाएगा, क्योंकि द्वित फ्रिंज किसमें आती है, समपोषी व्यतिकरण में आती है, और समपोषी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे के अध्याय में, फिर पीछे के लेक्चर में। ठीक है, तो द्वित फ्रिंज का केस लगा देंगे अपन इसमें, केस फर्स्ट, द्वित फ्रिंज हेतु, द्वित फ्रिंज हेतु डेल्टा बराबर क्या होगा, n लेमडा, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, द्वित फ्रिंज के लिए पथांतर का मान तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है, क्योंकि द्वित फ्रिंज मिलती है समपोषी व्यतिकरण में, और समपोषी व्यतिकरण में पथांतर तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है, जो हमने उसकी डेफिनेशन में भी लिखा था। ठीक है, n इसलिए लगा है कि nवा है, तो nवे के लिए xn हो जाएगा, तो अपन समीकरण 3 में ये वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 3 से देखो n लेमडा है nवी फ्रिंज के लिए, तो xn हो जाएगा, तो xn इज इक्वल्स टू, चाहे आप मानो तो यहां भी xn लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, xn ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। xn लोगे तो जहां अपना x था, जहां जहां x था उसकी जगह xn आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, xn इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा की जगह n लेमडा अपॉन स्मॉल d इंटू में कैपिटल D
ठीक है, ये तो आ गई आपकी xn की वैल्यू। तो इसी प्रकार n+1 v फ्रिंज हेतु n+1 v फ्रिंज के लिए करोगे तो जहां जहां n है उसकी जगह n+1 लग जाएगा। ठीक है, ये n है तो इसकी जगह भी n+1 इंटू लेमडा अपॉन d इंटू कैपिटल D। इसको सॉल्व करोगे तो xn+1 यानी n+1 भी फ्रिंज की दूरी कितनी आएगी, इसके ब्रैकेट हटाओगे तो n लेमडा अपॉन d इंटू कैपिटल D प्लस लेमडा अपॉन d इंटू कैपिटल D। तो ये xn है, ये xn+1 है। आपको चाहिए फ्रिंज चौड़ाई, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा, ये बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू xn+1 माइनस xn। तो बीटा इज इक्वल्स टू xn+1 कितना है, n लेमडा अपॉन स्मॉल d इंटू कैपिटल D प्लस लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये तो था xn+1 का मान, माइनस xn करें तो माइनस n लेमडा अपॉन d इंटू कैपिटल D। xn+1 की वैल्यू जो थी ये, इसमें से इसको लेस कर दिया तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन स्मॉल d इंटू कैपिटल D। ठीक है, ये किसके लिए आया है, द्वित्व फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो इसके साथ अपन छोटा सा लिख देंगे द्वित्व। ठीक है, द्वित्व फ्रिंज के लिए फ्रिंज चौड़ाई है। तो ये आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अद्वित्व फ्रिंज के लिए फिर अप्लाई करेंगे अपन इसी समीकरण में। ये जो डेल्टा रखा है, डेल्टा की वैल्यू हमने n लेमडा ली है, अद्वित्व फ्रिंज में 2n+1/2 लेमडा लेंगे जो विनाशी व्यतिकरण में आता है। अद्वित्व फ्रिंज किसमें बनेगी, विनाशी व्यतिकरण में। और जो विनाशी व्यतिकरण में आता है पथांतर डेल्टा इज इक्वल्स टू जो होता है तरंग दैर्ध्य का अपूर्ण गुणज होता है, यानी 2n+1/2 लेमडा यूज में लेके सेम ये प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इसको रिमूव करूंगा पूरे को। ये याद रखना आपको, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें डेल्टा की वैल्यू हमने n लेमडा रखी है। अब अद्वित्व फ्रिंज के लिए दूसरी वैल्यू अपन रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब सेकंड केस में मैं ले रहा हूं अद्वित्व फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो अद्वित्व फ्रिंज हेतु पथांतर, अद्वित्व फ्रिंज हेतु पथांतर डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है 2n+1/2 लेमडा। ठीक है, तो ये पथांतर अपन यूज में लेंगे और समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से xn इज इक्वल्स टू था डेल्टा अपॉन स्मॉल d था, तो डेल्टा की वैल्यू 2n+1/2 लेमडा अपॉन में स्मॉल d इंटू कैपिटल D। ठीक है, इसके ब्रैकेट हटाते हैं तो xn इज इक्वल्स टू क्या आएगा, xn इज इक्वल्स टू 2n लेमडा अपॉन 2d इंटू कैपिटल D। ठीक है, प्लस लेमडा अपॉन 2d इंटू कैपिटल D। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन आपकी बनेगी। ठीक है, इसके बाद n प्लस इसी प्रकार n+1 v फ्रिंज हेतु n+1 v फ्रिंज हेतु क्या होगा, xn+1 इज इक्वल्स टू, इसमें जहां n था उसकी जगह n+1 करेंगे तो देखो होगा 2n+1+1 अपॉन 2 लेमडा अपॉन स्मॉल d इंटू
कैपिटल डी। अब इसका पहले ये जो अंदर ब्रैकेट है ये अपन रिमूव करेंगे, तो ये होगा 2n+2 और +1/2, ठीक है, लैम्डा अपॉन में स्मॉल d इंटू कैपिटल डी। अब ये ब्रैकेट और रिमूव करें तो xn+1 इज इक्वल्स टू 2n प्लस, देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा, ये 2 डाउनवर्ड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इंटू में d, तो ये हो जाएगा xn+1 इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई xn+1 की, ये है xn की। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे अपन, बीटा इज इक्वल्स टू xn+1 माइनस xn। अब बीटा अपन एडिट फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके साथ एडिट लिख देंगे। बीटा यानी फ्रिंज चौड़ाई है किसके लिए, एडिट के लिए। तो xn की वैल्यू ये है, ये मैं पहले रखूंगा, इसके अंदर इससे माइनस करेंगे अपन, तो 2n लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी माइनस ये जो वैल्यू है इसमें से अपन लेस करेंगे किसको, xn को। xn की वैल्यू रख देता हूं मैं 2n लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी प्लस लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी। ब्रैकेट अपन हटाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो बीटा एडिट इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2d इंटू कैपिटल डी माइनस 2n लैम्डा अपॉन 2d प्लस लैम्डा अपॉन 2d इंटू डी। तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा पूरा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बीटा एडिट इज इक्वल्स टू क्या होगा 3/2 लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी माइनस हाफ लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी। इसमें से 3/2 माइनस हाफ होगा, ठीक है, लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी इसमें कॉमन रहेगा, तो जो बीटा एडिट है इसके लिए आप एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसका एलसीएम लेंगे, तो आपके पास बचेगा 3 - 1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी, ठीक है। तो बीटा एडिट इज इक्वल्स टू 2/2 लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी। 2/2 कैंसिल हो गए, 1 हो जाएगा, तो बीटा एडिट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डी इंटू कैपिटल डी। यही जो ड्रिफ्ट फ्रिंज के लिए आई थी सेम वो की वो फ्रिंज चौड़ाई एडिट फ्रिंज के लिए मिलती है आपको, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने जैसे जैसे किया था वैसे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से था, पहले एडिट फ्रिंज हेतु पथांतर लिया, फिर ये साइड चलेगी और ये होगा, सेम वैल्यू आएगी। अब अपन इसकी चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता देखें किस पर निर्भर करती है, तो नंबर 1 पथांतर बोल दो, चाहे यहाँ तरंग दैर्ध्य, क्योंकि पथांतर तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज मतलब पथांतर निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, तो तरंग दैर्ध्य बोल दो चाहे पथांतर बोल दो। स्मॉल डी दोनों स्लिटों के मध्य दूरी और कैपिटल डी यानी दोनों पर्दों के मध्य दूरी, इन 3 राशियों पर निर्भर करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन देखते हैं फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। देखो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये अपना था लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी।
यानी लेमडा तरंग दैर्ध्य था, तो फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य किस पर डिपेंड करता है, पथांतर। पथांतर डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर, तो तरंग दैर्ध्य बोल दो या पथांतर के समानुपाती। फ्रिंज चौड़ाई पथांतर के समानुपाती होती है, ठीक है, लिख देते हैं, होती है। नंबर 2, कैपिटल डी। कैपिटल डी थी दोनों पर्दों के मध्य दूरी, तो दोनों पर्दों के मध्य दूरी के समानुपाती होती है। फ्रिंज चौड़ाई दोनों पर्दों के मध्य दूरी के समानुपाती, यानी दूरी बढ़ेगी, पर्दों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ेगी। नंबर 3, स्मॉल डी, ये है स्लिटों के मध्य दूरी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। दोनों स्लिटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, होती है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस फॉर्मूले के आधार पर लिखा है, हमने लिखा है तरंग दैर्ध्य के समानुपाती, यानी बीटा समानुपाती लेमडा। नंबर 2, पर्दों के मध्य दूरी के समानुपाती, तो बीटा समानुपाती कैपिटल डी। और स्लिटों के मध्य दूरी के समानुपाती मतलब बीटा व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/d, ठीक है। यह है इसकी निर्भरता। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।